अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी में चैप्टर एवोल्यूशन का रिमेनिंग पोर्शन डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट टाइम हमने टॉपिक स्टार्ट किया था डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। उसका फर्स्ट पॉइंट डिसेंट विद मॉडिफिकेशन हम डिस्कस कर चुके हैं और आज हम स्टडी करने जा रहे हैं इसका सेकंड पॉइंट नेचुरल सिलेक्शन एंड अडेप्टेशन। अब बच्चे नेचुरल सिलेक्शन हम किसे बोलते हैं? इट रेफर्स द डिफरेंशियल रिप्रोडक्टिव कैपेसिटीज़ अमॉन्ग द इंडिविजुअल्स ऑफ अ पॉपुलेशन which indicate that some individual of a population are capable to reproduce while others are not। अब बच्चे एक्चुअली होता क्या है कि जब भी इन्वायरमेंट के अंदर कुछ चेंज आता है तो अगर इंडिविजुअल उस चेंजिंग इन्वायरमेंट को अडाप्ट करेगा, अब कैसे अडाप्ट करेगा कि उस इंडिविजुअल के अंदर डिफरेंट चेंजेस आएंगी। उन चेंजेस की वजह से अगर वो चेंजिंग इन्वायरमेंट को अडाप्ट कर लेगा तो बच्चे फर्दर आगे वो रिप्रोड्यूस कर सकता है और उसकी जनरेशन कंटिन्यू होगी। मीन नेचर उसे क्या कर लेगी? सिलेक्ट कर ले। नेचर ने उन इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट करना है कि जो इन्वायरमेंट को अच्छी तरह क्या कर लेंगे? अडॉप्ट कर लेंगे। अब अडॉप्ट कैसे करना है कि उनके अंदर डिफरेंट किस्म की चेंजेस आती हैं। उन चेंजेस की वजह से जैसे वो इन्वायरमेंट को अडॉप्ट करेंगे उनकी फर्दर आगे रिप्रोडक्शन होगी और फर्दर आगे उनकी जो जनरेशन है बच्चे वो आगे कंटिन्यू रहेगी। और जिनके अंदर चेंजेस नहीं आनी, जिन इंडिविजुअल्स ने इन्वायरमेंट को अडॉप्ट नहीं करना, तो वो फर्दर आगे रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। इसने बच्चे फर्दर जो मेन ऑब्जर्वेशन की थी उनको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम बात करें बच्चे ओवर रिप्रोडक्शन की। अब ओवर रिप्रोडक्शन बच्चे हम बात करेंगे कि जो भी स्पीशी होती है बच्चे उसकी ये कैपेबिलिटी होती है कि इट प्रोड्यूस मोर ऑफ स्प्रिंग देन विल सर्वाइव टू मेच्योरिटी। कि जब ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे तो वो उनका नंबर बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन उनमें से जो मेच्योर होने हैं वो बहुत कम होते हैं। अब रिप्रोडक्शन के ज़रिए बच्चे पॉपुलेशन जो है वो एक्सपोनेंशियली मतलब इंक्रीज़ करते हैं, तो उनका नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करता जाएगा। अब अगर इस तरह इन्वायरमेंट जितने इंडिविजुअल को सपोर्ट कर सकता है, अगर उनकी प्रोडक्शन उससे ज़्यादा होगी, मीन प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, इन्वायरमेंट उनको जो सपोर्ट कर सकता है वो नंबर कम है, तो फिर इसकी वजह से क्या आएगा बच्चे? देयर विल बी स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस। उनके दरमियान, इंडिविजुअल के दरमियान डिफरेंट थिंग्स के लिए आपस में बच्चे क्या होगा? कंपटीशन होगा। फूड के लिए कंपटीशन होगा, स्पेस के लिए कंपटीशन होगा, और फिर उस कंपटीशन के रिजल्ट क्या होगा कि उनमें से जस्ट जो फ्यू ऑफ स्प्रिंग होंगे वही सर्वाइव करेंगे और वही आगे कंटिन्यू रहेंगे। एंड इट इज़ अ मैटर ऑफ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट all organisms usually have a very high reproductive rate, or we can say that they are very fertile, giving rise to much higher number of offspring than possibly survive in their habitat। बच्चे अगेन वही बात आ रही है ना कि जो इंडिविजुअल्स की जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होगी, लेकिन इन्वायरमेंट जिनको सपोर्ट कर सकता है, इन्वायरमेंट के अंदर जो सर्वाइव कर सकते हैं उनका नंबर कम होगा, प्रोडक्शन क्या है? ज़्यादा है। तो आपस में क्या होना बच्चे? कंपटीशन होना। अब यहाँ पर बच्चे ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का बताया गया है कि उनकी जो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटीज़ होती हैं वो कितनी होती हैं। देखें, अगर हम सिंगल कॉड फिश की बात करें तो इट ले 5 to 7 मिलियन एग्स इन अ सिंगल सीजन। अब देखिए इतनी ज़्यादा ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन इन्वायरमेंट जिनको सपोर्ट कर सकता है उनका नंबर बहुत कम होगा। अ हाउस फ्लाई लेज अबाउट 120 एग्स 6 times in each summer। स्टार फिश प्रोड्यूस अ मिलियन एग्स इन अ ईयर। रैबिट की बात करें, अ रैबिट ब्रीड्स एट द एज ऑफ 6 months एंड गिविंग 6 youngs इन अ लीटर एंड 4 liters इन अ ईयर। मतलब ये एक साल के अंदर 4 दफ़ा बच्चे ये इनके ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं, और हर दफ़ा कितने प्रोड्यूस होते हैं? 6 प्रोड्यूस होते हैं। इस तरह अगर हम बच्चे एलिफेंट की बात करें तो जो एलिफेंट का जो बच्चे जो ब्रीडिंग पीरियड होता है वो 60 years का होता है, एंड इट प्रोड्यूस अबाउट 6 ऑफस्प्रिंग। तो मीन अगर इस इन कैपेसिटीज़ को हम देखें तो बच्चे फिर तो क्या होगा कि हर जो ऑर्गेनिज्म होगा उसके ऑफस्प्रिंग इतने ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएंगे कि वो एक ही स्पीशीज़ के जो इंडिविजुअल्स होंगे वो पूरे के पूरे बच्चे हैबिटेट को क्या कर लेंगे? कवर कर लेंगे, उनको ऑक्यूपाई कर लेंगे। हालांकि ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होगा तो फिर बाकी बच्चे जो दूसरे इंडिविजुअल है ना, उनके लिए कोई स्पेस बचेगी ना, फूड बचेगी, कोई भी जो लाइफ की नेसेसिटीज़ है वो उनके लिए अवेलेबल नहीं होंगी। तो मीन फिर उनके दरमियान क्या होगा? कंपटीशन होगा। हालांकि होता क्या है कि इन्वायरमेंट के अंदर सिर्फ एक ही स्पीशी के इंडिविजुअल नहीं होते, बल्कि हर स्पीशीज़ के इंडिविजुअल की जो नंबर होता है बच्चे वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, वो सेम रहता है, वो इतना ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करता। वो क्यों नहीं करता? ड्यू टू द स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस। क्योंकि उनको इतने बच्चे वहाँ पर इतने ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स भी नहीं है, इतने ज़्यादा फूड भी नहीं है, इतनी ज़्यादा स्पेस भी नहीं है कि इन्वायरमेंट उन सब को सपोर्ट कर सके। नंबर ज़्यादा है, लेकिन इन्वायरमेंट जिनको सपोर्ट कर सकता है उनका नंबर क्या होगा? कम। तो इस वजह से उनके में आपस में क्या होगा? कंपटीशन होगा। और नेक्स्ट पॉइंट भी ये बच्चे यही है, स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस। अब बच्चे उस स्ट्रगल की वजह से जो सर्वाइवल है वो नॉन रैंडम है।
ज़रूरी नहीं है कि हर कोई जो है वो उस कंपटीशन में सर्वाइव कर जाएगा, बल्कि उस कंपटीशन में वो सर्वाइव करेंगे जिनका जो हेरिडिटी कॉन्स्टिट्यूशन है बच्चे वो उस इन्वायरमेंट के मुताबिक उनको अडाप्ट करने में उनकी हेल्प करेगा, बट डिपेंड्स इन द पार्ट ऑन द हेरिडिटी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सर्वाइविंग इंडिविजुअल। अब अगर उस चेंजिंग इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर उनके अंदर वो इनहेरिटेड करेक्टरिस्टिक हैं जो उसको उस इन्वायरमेंट के अंदर बेस्ट फिट कर रही हैं, तो फिर वो सर्वाइव करेंगे, अदरवाइज वो सर्वाइव नहीं करेंगे। इस वजह से बच्चे अगेन बात फिर वही आ रही है कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो उनकी वो पैदा ज़्यादा होते हैं, लेकिन इन्वायरमेंट उनको सर्वाइव बहुत कम कर सकता है, जिस वजह से उनमें क्या होगा, कंपटीशन होगा। और डार्विन ने उसे क्या नाम दिया था, स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस। और इसकी वजह से उनके दरमियान बच्चे फूड, स्पेस, मेटिंग और अदर नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ के लिए उनके दरमियान आपस में क्या होता है, कंपटीशन होता है। और उस कंपटीशन की वजह से जिनकी इनहेरिटेड करैक्टरिस्टिक होती हैं जो उनको एनवायरनमेंट में फिट करती हैं वो सर्वाइव कर जाते हैं, और बाकी सारे के सारे क्या रहते हैं, वो डिस्ट्रॉय रहते हैं। अब यहाँ पर बच्चे 3 किस्म की यहाँ पर उनके दरमियान कंपटीशन होगा। इंट्रा स्पेसिफिक मीन एक ही स्पीशीज के इंडिविजुअल के दरमियान। इंटर स्पेसिफिक मतलब ये डिफरेंट स्पीशीज़ के मेंबर के दरमियान कंपटीशन होगा। और लास्ट बच्चे हमारे पास है इन्वायरमेंटल स्ट्रगल अगेंस्ट द एक्सट्रीम फोर्स ऑफ नेचर, फॉर एग्जाम्पल ड्राफ्ट, रेन, कोल्ड एंड लाइटनिंग। और बच्चे इसमें से अगेन बच्चे बात वही हो रही है कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर वही सर्वाइव करेंगे जिनका इनके अंदर वो इनहेरिटेड करैक्टरिस्टिक होंगी जो उसको उन इन्वायरमेंट के अंदर क्या करेंगी, अडाप्ट करेंगी। थर्ड की बच्चे बात करें, ये अगेन यहाँ पर वही बात हो रही है वेरिएशन एंड हेरिडिटी की। तो बच्चे देखें, इंडिविजुअल्स ऑफ अ पॉपुलेशन वेरी इन देयर एबिलिटी टू एक्सप्लॉयट द अवेलेबल रिसोर्सेज ऑफ नेचर एंड नो टू ऑफस्प्रिंग ऑफ अ सेम पेरेंट आर एग्जैक्टली अलाइक। कि आप देखें अगर एक ही पेरेंट के 2 ऑफस्प्रिंग है तो वो भी डिफरेंट होंगे। अब उन्होंने इन्वायरमेंट के अंदर जो रिसोर्स हैं उनको यूज़ कैसे करना है, उनकी वो एबिलिटी भी क्या होगी, वो डिफरेंट होगी। एंड दीज माइनर वेरिएशन आर वन ऑफ द इननेट प्रॉपर्टी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विद वेरिएशन दैट बेटर इक्विप देम टू सर्वाइव इन अ पर्टिकुलर इन्वायरमेंट विल बी फेवर्ड एंड अदर्स दैट आर लेस अडेप्टेड। बच्चे अगेन वही बात आ गई कि अगर उनके अंदर ऐसी वेरिएशन होंगी कि वो उस पार्टिकुलर इन्वायरमेंट को अडाप्ट कर लेंगे तो वो सर्वाइव कर जाएंगे, अदरवाइज वो सर्वाइव नहीं करेंगे। जो सर्वाइव कर जाएंगे फिर वही उनकी आगे बच्चे जो जनरेशन होगी वो आगे कंटिन्यू रहेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेचुरल सिलेक्शन की। इसमें बच्चे अगेन बात वही होनी है कि जिनके अंदर ऐसी कम्बिनेशन ऑफ करैक्टरिस्टिक होंगी जो उस इन्वायरमेंट के लिए फेवरेबल हैं, तो बच्चे वो सर्वाइव स्पीशीज़ भी करेंगी, इंडिविजुअल करेंगे, वो रिप्रोड्यूस भी करेंगे और अपनी करैक्टरिस्टिक को अगर नेक्स्ट जनरेशन के अंदर भी ट्रांसफ़र करेंगे। यहाँ पर बच्चे एग्जांपल दी गई है, देखें अगर हमारे पास फ्लड आया है, अगर सैलाब आ गया है, तो सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर वही ऑर्गेनिज़म बच्चे वो ऑर्गेनिज़म वहाँ पर जो है वो सर्वाइव करेंगे दैट कैन स्विम और रेस्पायर इन वाटर। और जो बच्चे रेस्पायर नहीं कर सकते वाटर के अंदर या जो स्विमिंग नहीं कर सकते वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, उनकी डेथ हो जाएगी। मीन अगर उनके अंदर वो स्पेसिफिक करैक्टरिस्टिक होंगी उस चेंजिंग इन्वायरमेंट को अडाप्ट करने के लिए तो सर्वाइव करेंगे, अदरवाइज सर्वाइव नहीं करेंगे। अब इस तरह देखें, अब अर्थक्वेक आया, जलजिला आया है, अब ये चेंज इन इन्वायरमेंट है। अब अगर बच्चे जो परिंदे अगर जो एनिमल जो फ्लाई कर सकते हैं अब वो सर्वाइव कर जाएंगे, बाकी सर्वाइव नहीं करेंगे। दिस इज़ कॉल्ड द नेचुरल सिलेक्शन एंड इट इज़ आल्सो रेफर्ड एज द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और फिटेस्ट इंडिविजुअल बच्चे कौन से होते हैं कि जिनके अंदर वो फेवरेबल अलील्स मौजूद होते हैं, और उनके अंदर जो अनफेवरेबल अलील्स होते हैं बच्चे उनका नंबर क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। और उसकी वजह से जो नेचर होगी वो उन्हें सिलेक्ट कर लेगी, मीन वो इन्वायरमेंट के अंदर रिप्रोडक्शन भी करेंगे और उस इन्वायरमेंट को अच्छी तरह क्या कर लेंगे, अडॉप्ट कर लेंगे। डार्विन टर्म्ड दिस फिनोमेना एज द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट आर नेचुरल सिलेक्शन एंड दिस इज द कोर ऑफ डार्विन्स थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। उसला बच्चे नेक्स्ट बताया गया, डार्विन बिलीव्ड दैट नेचुरल सिलेक्शन इज द ड्राइविंग फोर्स behind the evolution and Darwin's idea of natural selection was based on the practice of the artificial selection। अब बच्चे आर्टिफिशियल सिलेक्शन के अंदर होता क्या है कि जो ब्रीडर्स हैं, मतलब जो एनिमल्स की आपस में आर्टिफिशियल ब्रीडिंग करवाते हैं, अब वो क्या करते हैं बच्चे कि उन्होंने आर्टिफिशियल ब्रीडिंग से डोमेस्टिक एनिमल्स की और क्रॉप्स की वीआईपी जो है ना वो स्ट्रेन्स वो उन्होंने बना ली। अब वो बच्चे करते क्या हैं कि वो मेटिंग के लिए एक स्पेसिफिक ऑफ स्प्रिंग को जिनके अंदर वो डिज़ायरेबल ट्रेड्स होती हैं उनको सिलेक्ट करते हैं और फिर उनकी मेटिंग करवाते हैं, ठीक है। और फिर जनरेशन आफ्टर जनरेशन वो उनकी मेटिंग करवाते रहते हैं कि अनटिल द डिज़ायर्ड रिजल्ट्स आर अचीव्ड, कि एंड के ऊपर उन्हें वो रिजल्ट्स मिल जाते हैं। अब डार्विन ने कहा था कि हमारा जो इन्वायरमेंट है ये वही ब्रीडर का रोल प्ले कर रहा होता है। जैसे वहाँ पर वो ब्रीडर होते हैं ना कि जो उन डिज़ायरेबल करैक्टरिस्टिक वाले ऑर्गेनिज्म की आपस में मीटिंग करवाते हैं,
तो वहाँ पे ब्रीडर्स हैं आर्टिफिशियल ब्रीडिंग के अंदर। लेकिन यहाँ हम बात करेंगे कि यहाँ बच्चे नेचुरल सिलेक्शन के अंदर वो ब्रीडर वाला फंक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है, वो हमारा इन्वायरमेंट कर रहा है। हमारा इन्वायरमेंट जो है बच्चे वो सिलेक्ट करेगा कि कौन से ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेंगे, कौन से नहीं सर्वाइव करेंगे। तो जो इन्वायरमेंट को अच्छी तरह अडॉप्ट कर लेगा तो वो सर्वाइव करेगा, अदरवाइज बाकी सर्वाइव नहीं करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज़ की वजह बात करें, डार्विन व्यू ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज दैट मोस्ट एवोल्यूशन अकर इन अ स्मॉल अडेप्टिव स्टेप। एवोल्यूशन प्रोसीड ग्रेजुअली, ऐसे ऐसे एवोल्यूशन आती है। एंड मोर ओवर सम ऑर्गेनिज्म शो वेरिएशन इन वन डायरेक्शन एंड अदर इन द अदर डायरेक्शन ड्यू टू डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन। और इसका एंड रिजल्ट क्या होता है बच्चे कि एक न्यू स्पीशीज जो होती है वो क्या हो जाती है, वो जनरेट हो जाती है। And continuation and a combination of these divergences or variation gradually produce new and different types of species, and it lead to the creation of large groups which Darwin called the origin of the species। और बच्चे इसका होली कुरान में भी जिक्र है, have they not seen how we have created for them of our handiwork the cattle। क्या उन्होंने ये नहीं, उनको नज़र नहीं आता कि हमने हाथ से कैसे वो छुपा है, मतलब वो 4 पाँव वाले जो जानवर हैं वो हमने पैदा किए हैं, so that they are their owners, और वो उनके मालिक हैं, and have subdued them unto them so that some of them they have for riding and some for the food। और हमने उनको लिए नरम कर लिया, कुछ को वो सवारी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और कुछ को वो खाने के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अब आती है यहाँ पर इसके डार्विन जो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन थी, इसकी कुछ ऑब्जेक्शन थी। फर्स्ट ऑब्जेक्शन बच्चे क्या थी कि डार्विन डिडंट क्लेरिफाई डिफरेंशिएट बिटवीन द हेरिटेबल एंड नॉन हेरिटेबल वेरिएशन। नेक्स्ट बच्चे पॉइंट क्या है कि ही हिम्फसाइज द रोल ऑफ माइनर वेरिएशन बट नॉट द म्यूट। मतलब उसने अपनी थ्योरी के अंदर वो वेरिएशन का जिक्र किया, लेकिन उसने बच्चे म्यूटेशन का कहीं जिक्र नहीं किया। हालांकि जो म्यूटेशन होती हैं बच्चे वो भी एवोल्यूशन के अंदर रोल प्ले करती हैं। एंड ही कुडंट टेल द काज, उसने वेरिएशन का काज नहीं बताया कि वेरिएशन आती क्यों है। एंड ही आल्सो हैज़ नॉट एक्सप्लेन द प्रेजेंस ऑफ नेचुरल वेरिएशन विच हैव नाइदर यूजफुल नार हार्मफुल इफेक्ट्स बट एग्जिस्ट जनरेशन आफ्टर जनरेशन। मतलब उसने ना उनके बच्चे कोई उनके यूज़फुल बताए हैं, ना उनके कोई हार्म्स बताए हैं, कि जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो है वो नेचुरल वेरिएशन वो रन करती जाती है। नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी कैन नॉट अकाउंट फॉर द प्रेजेंस ऑफ वेस्टिजियल आर्गन। बच्चे वेस्टिजियल आर्गन देखें, अब हम ह्यूमंस की बात करें तो हमारे बच्चे जो अपेंडिक्स होती है वो वेस्टिजियल आर्गन है। मे बी हमारे जो एंसेस्टर हैं उनके अंदर वो उसका फंक्शन परफॉर्म होगा, लेकिन हमारे अंदर उसका जो फंक्शन है वो रिड्यूस हो चुका है, बल्कि वो खुद भी रिड्यूस हो चुकी है। अब यहाँ पे वो कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करे, उनको वेस्टिजियल आर्गन बोलते हैं। और इसने बच्चे अपनी थ्योरी के अंदर वेस्टिजियल आर्गन के बारे में भी कोई बात नहीं की थी। एंड नेचुरल सिलेक्शन हैज़ की पोजिशन इन द एवोल्यूशन बट इट ऑफर्स आफ्टर वेरिएशंस हैव अपीयर्ड, सो इट अकाउंट्स फॉर द preservation rather than the origin of the favorable variation। और लास्ट पॉइंट बच्चे से क्या था कि दिस थ्योरी एक्सप्लेन द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बट इट डजेंट एक्सप्लेन द अराइवल ऑफ द फिटेस्ट। कि इसमें बार बार हम उस फिटेस्ट के सर्वाइवल के बारे में बात करते हैं, लेकिन अराइवल ऑफ द फिटेस्ट के बारे में यहाँ पर कोई बात नहीं हुई। नेक्स्ट बच्चे हम बात करें डी वरीज की। डी वरीज वाज वन ऑफ द 3 पर्सन वो डिस्कवर मेंडल वर्क एंड इज आल्सो नोन फॉर हिज म्यूटेशन थ्योरी। इसने बच्चे वो मेन कहा था कि जब म्यूटेशन आती है तो उसकी वजह से भी वेरिएशंस आती हैं। मीन एवोल्यूशन के अंदर जो है वो म्यूटेशन भी वो रोल प्ले करता है। ही रियलाइज द रोल ऑफ म्यूटेशन इन द एवोल्यूशन। उसने बच्चे क्या कहा था कि जो स्पीशीज़ और जो डिफरेंट जो रेसेस न्यू स्पीशीज़ होती हैं वो डिसकॉन्टीन्यूसली और नॉन ग्रेजुअली ओरिजिनेट होती हैं, और इन ही कॉल्ड म्यूटेशन एज द डिसकॉन्टीन्यूस वेरिएशन ड्यू टू विच परमानेंट रेशियल चेंजेस अकर। अब बच्चे जो म्यूटेशंस होती हैं दीज आर सडन हेरिटेबल चेंजेस। अब म्यूटेशन बच्चे अगर मतलब किसी जीन्स के अंदर चेंजेस आ गई हैं, म्यूटेशन आ गई है, अब मतलब या क्रोमोसोम के अंदर बच्ची आ गई है, तो वो आगे फिर जर्म सेल के अंदर भी जाएंगे, एग और स्पर्म के अंदर भी, और अगर उनके अंदर म्यूटेशन आ गई तो फिर अगर वो ऑफ स्प्रिंग में भी क्या हो जाएंगे, आगे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो जिसकी वजह से फिर उनकी जो है बच्चे वो उनकी जो ग्रोथ या उनकी जो डेवलपमेंट वगैरह होती है वो डिफरेंट डायरेक्शन में होती है, जिसकी वजह से भी वहाँ पर एवोल्यूशन आने के चांस ज़्यादा होते हैं। एंड द क्रेडिट गोज़ टू द डी वरीज फॉर इंडिकेटिंग दैट म्यूटेशंस आर द सोर्स ऑफ वेरिएबिलिटी ऑन विच नेचुरल सिलेक्शन एक्ट। मतलब इसने मेन वही पॉइंट उठाया था, क्योंकि उसने जो था अपना जो डार्विन था बच्चे, उसने म्यूटेशन की बात नहीं की थी, लेकिन इसने कहा था कि जो म्यूटेशन होता है वो भी जो है वो एवोल्यूशन के अंदर रोल प्ले करती है, क्योंकि जो डार्विन था उसने बस वो वेरिएशन की बात की थी, उसने म्यूटेशन की कोई बात नहीं की थी। नेक्स्ट बच्चे बात करते हैं न्यू डार्विनिज्म की। सिंस नेचुरल सिलेक्शन वाज प्रपोज्ड, एडवांसेस इन द जेनेटिक्स, biochemistry, ecology and paleontology have made scientists to identify the mutation, genetic drift and genes flow as other natural force of the evolutionary chain। मतलब देखें पहले तो हमें पता चल गया कि नेचुरल सिलेक्शन की जो थ्योरी वगैरह थी, अब उसने जब बच्चे फर्दर आगे ये जेनेटिक्स,
बायोकेमिस्ट्री, इकोलॉजी, प्लांट, जब इनके अंदर एडवांसेस हुई तो बच्चे फिर उन्होंने कुछ और पॉइंट्स को भी देखा कि म्यूटेशन कैसे होती है, जेनेटिक ड्रिफ्ट किसे बोलते हैं, जेनेटिक फ्लो, जीन फ्लो क्या होता है, मतलब इनको भी फर्दर उन्होंने उस मेन के अंदर क्या किया था, ऐड, इसमें क्या बोलते हैं, न्यू डार्विनिज्म बोलते हैं। एंड द पायोनियरिंग वर्क ऑफ चिवरिकॉय, Meyer, Simpson, and many other led to what become known as the modern synthesis and new Darwinism, which emphasized the role of genetics in explaining how evolution, मतलब इन्होंने न्यू डार्विनिज्म के अंदर मतलब एक मेन पॉइंट को ऐड कर दिया जेनेटिक्स के, जेनेटिक्स का एवोल्यूशन के अंदर क्या रोल होता है। और बच्चे जो मॉडर्न जो थ्योरी है, इट एक्सेप्ट 5 मेजर काज ऑफ द एवोल्यूशन, इसके अंदर हम मेन जो एवोल्यूशन के 5 काज देखेंगे बच्चे। पहले हमारे पास कौन सा है, जीन म्यूटेशन एंड क्रोमोसोमल म्यूटेशन। अगर जीन के अंदर कोई म्यूटेशन आती है या क्रोमोसोम के अंदर कोई म्यूटेशन आती है तो बच्चे वो भी वेरिएशन लाती हैं और उन वेरिएशन की वजह से क्या आएगी, एवोल्यूशन आएगी। सेकंड पॉइंट की बात करें बच्चे तो वो है जेनेटिक रिकम्बिनेशन। हमें पता है कि बच्चे जब मियोसिस होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वक्त, उस वक्त जीन्स की रिशफलिंग होती है, और साइनेप्सिस के दरमियान जब आपस में क्रोमोसोम उनकी जब रीअरेंजमेंट होती है बच्चे पैटर्नल और मैटरनल की, तो वो भी रैंडम होती, तो उसकी वजह से भी मतलब जीन की जेनेटिक रिकम्बिनेशन आती है तो वहाँ पर एवोल्यूशन होने के चांस होते हैं। उसके अलावा बच्चे जब बच्चा मियोसिस के अंदर क्रॉसिंग ओवर भी होती है, मीन जो क्रोमोसोम के जो सेगमेंट हैं वो भी क्या हो जाते हैं, एक्सचेंज होते हैं। उन क्रोमोसोम के सेगमेंट के एक्सचेंज होने की वजह से भी जेनेटिक रिकम्बिनेशन आती है, मतलब डिफरेंट वेरिएशन आती हैं, और उन वेरिएशन की वजह से आगे क्या आएगी, एवोल्यूशन आएगी। नेक्स्ट बच्चे नेचुरल सिलेक्शन की बात हो रही है, हम इसको ऑलरेडी डिटेल से पढ़ चुके हैं कि नेचुरल सिलेक्शन यूज द वेरिएशन एंड म्यूटेशन एज द रॉ मटेरियल फॉर द बेटर सर्वाइवल। जो बेटर इन्वायरमेंट के अंदर फिट होंगे वो सर्वाइव करेंगे, बाकी सर्वाइव नहीं करेंगे। बच्चे जेनेटिक ड्रिफ्ट की बात करें, जेनेटिक ड्रिफ्ट के अंदर एक्चुअली क्या होता है कि जो स्मॉलर जो पॉपुलेशन होती हैं, स्मॉल पॉपुलेशन, उनके अंदर जो बच्चे जो जीन्स की फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। एंड जीन फ्रीक्वेंसी विल कंटिन्यू टू फ्लक्चुएट अनटिल अ न्यू म्यूटेशन इज आइदर लॉस्ट और फिक्स्ड। और बच्चे जब कोई स्पीशी अपने ओरिजिनल होम से किसी न्यू एरिया के अंदर जाती है तो अब वहाँ पे इन्वायरमेंट जो होता है वो उसके लिए सूटेबल नहीं होता। अब उसके अंदर अगर वो चेंजेस आएंगी, अगर उसके जीन पूल के अंदर म्यूटेशन होंगी तो तभी वो उसको अडाप्ट करेगा, अदरवाइज उसको अडाप्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट बच्चे बात करते हैं रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन की। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ एवोल्यूशन। इट डजंट परमिट द इंटरब्रीडिंग अमॉन्ग द इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट। बच्चे रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन की वजह से जो डिफरेंट स्पीशीज होती हैं वो आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकती, एंड इट हेल्प्स इन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पीशीज एंड इन द इंस्टैब्लिशमेंट ऑफ द न्यू स्पीशीज। मतलब इसकी वजह से भी क्या आती है, एवोल्यूशन आती है। नेक्स्ट बच्चे हम बात करते हैं एविडेंस ऑफ द एवोल्यूशन। एवोल्यूशन लीव्स द ऑब्जर्वेबल साइंस and Darwin's theory of evolution was mainly based on the evidence from the geographical distribution of species and from the fossil record. geographical distribution मतलब कि जो अर्थ के ऊपर बचे जो ऑर्गेनिज्म की डिफरेंट रीजन्स के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको देखकर और फॉसिल रिकॉर्ड को देखकर बचे ये जो डार्विन ने यूज़ किए थे मेन एविडेंस फॉर द एवोल्यूशन। लेकिन फर्दर अभी और भी कुछ आ चुके हैं, वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट में बच्चे बात करें एविडेंस फ्रॉम द बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी हम बच्चे किसे बोलते हैं, द स्टडी ऑफ जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन द अर्थ इज कॉल्ड बायोजियोग्राफी। और बायोजियोग्राफी बच्चे जो है वो हमें it gives us evidence of the prehistoric climates, habitats and animal distribution pattern। मतलब जो पहले दौर के अंदर बच्चे के वहाँ पे क्लाइमेट कैसा था, वहाँ पे हैबिटेट कैसे थे, ठीक है, और इन एनिमल की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे थी, ये सब कुछ हमें इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, बायोजियोग्राफी से मिलती है। एंड बायोजियोग्राफिक स्टडीज शोज दैट लाइफ फॉर्म इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हैव डिस्टिंक्ट एवोल्यूशनरी चेंजेस। के अर्थ के या वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर जो ऑर्गेनिज्म आए तो वहाँ पर एक वाजे क्या हुई है बच्चे, एवोल्यूशनरी चेंज आते गए। फर्स्ट हम बात करते हैं स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कि बच्चे हर जो ऑर्गेनिज्म है वो एक स्पेसिफिक रीजन के अंदर ही ओरिजिनेट हुआ है। हम एग्जांपल की बात करें तो बच्चे जो साउथ अमेरिका उसके अंदर रैबिट्स नहीं होते, हालांकि वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो रैबिट्स के लिए सूटेबल है। तो उन्होंने क्या कंक्लूड किया, ही कंक्लूडेड दैट देयर आर नो रैबिट्स इन साउथ अमेरिका बिकॉज रैबिट्स ओरिजिनेटेड समवेयर एल्स एंड दे हैड नो मीन्स टू रीच साउथ अमेरिका। कि मीन साउथ अमेरिका के अंदर रैबिट्स क्यों नहीं है, क्योंकि वो किसी और रीजन के अंदर ओरिजिनेट हुए और उसके बाद वो साउथ अमेरिका तक पहुंच ही नहीं सके, जिसकी वजह से वहाँ पर कोई जो है वो रैबिट्स नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इसका था फैक्टर्स इनहिबिटिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब बच्चे यहाँ पर एक हम पॉइंट डिस्कस करेंगे। बायोजियोग्राफिकल स्टडीज शोज दैट सम स्पीशीज हैव रिस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ओरिजिन ड्यू टू सम काइंड ऑफ बैरियर्स। हाँ जी, जियोलॉजिकल बैरियर्स such as ocean, desert, mountain and environment such as unfavorable climate or ecology। अब बच्चे देखें, अब अगर एक रीजन के अंदर एक स्पेसिफिक रीजन के अंदर कोई स्पीशी ओरिजिनेट हो जिसको हम बोलेंगे उसका सेंटर ऑफ ओरिजिन,
तो अब बच्चे वो वहीं पे रिस्ट्रिक्ट हो गई है, वो किसी और रीजन के अंदर मूव नहीं कर सकती क्योंकि वहाँ पर जियोलॉजिकल बैरियर मौजूद है। अगर रास्ते में कोई ओशन आ गया तो क्या अब अगर वो रैबिट्स वगैरह हैं या ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो वाटर के अंदर अपने आप को सर्वाइव नहीं कर सकते, तो क्या वो वाटर के पार दूसरे मेन लैंड पर जाएंगे? कभी भी नहीं जाएंगे। तो मीन इन बच्चे फिर इन बैरियर्स की वजह से वो जो भी स्पीशी होगी जहाँ पे वो ओरिजिनेट होगी वहीं पे वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, और बच्चे वो फर्दर दूसरे जो हैं रीजन्स हैं उनके अंदर वो नहीं जा पाते। A comparison of recently formed fossil types of living organisms in same geographic areas shows that new organisms arise in area where similar form already live। बच्चे फॉसल फ्यूल से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली कि अगर एक रीजन के अंदर, एक इन्वायरमेंट के अंदर, एक जियोग्राफिकल एरिया के अंदर अगर कोई न्यू ऑर्गेनिज्म अराइज हुआ है तो इसका मीन ये है कि उससे मिलता जुलता एक उसका एंसेस्टर ऑलरेडी वहाँ मौजूद था और उसी एंसेस्टर से वो ऑर्गेनिज्म क्या हुआ है, ओरिजिनेट हुआ है। मीन अगर किसी एरिया के अंदर एक न्यू ऑर्गेनिज्म अराइज हुआ है, इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर उससे मिलते जुलते ऑर्गेनिज्म पहले रहते थे। फॉर एग्जांपल बच्चे हम बात करते हैं आर्माडिलोस, दे अपीयर्ड इन द नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका वेयर ग्लिप्टोडॉन्ट्स लिव्स इन द पास्ट। मतलब देखें अब वहाँ पर क्या है, आर्माडिलोस, और फिर उनके एंसेस्टर वहाँ पे क्या मौजूद थे पहले बचे, ग्लेप्टोडॉन्स। मीन जो भी ऑर्गेनिज्म आएगा तो उसका कोई ना कोई एंसेस्टर ऑलरेडी वहाँ मौजूद होगा। इस तरह बच्चे कैंगरू की बात करते हैं। अब कैंगरू कहाँ पेड़ हुआ था, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो अब ऑस्ट्रेलिया के अंदर कैंगरू बच्चे क्यों अपेयर्ड हुआ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो कैंगरू के जो एंसेस्टर थे वो वहाँ पर पहले मौजूद थे, जियंट कैंगरू वो पहले वहाँ मौजूद था, जिसकी वजह से ये नए बने हैं। इस तरह डार्विन ने बच्चे जो गैलापागोस जो आइसलैंड्स के ऊपर उसने जो फिंचेस की 13 स्पीशीज देखी थी जो पूरी वर्ल्ड के अंदर और कहीं नहीं पाई जाती थी। तो उसका भी रीज़न बच्चे क्या थी कि वहाँ पर उनकी जो एंसेस्टर थे वो वहाँ पर फिंच मौजूद थी। फिर डिफरेंट इन्वायरमेंट के अंदर चेंजेस आई, उन्होंने अडॉप्ट करने के लिए उन फिंचेस के अंदर वेरिएशन आती गई, और फिर एक ही वो मतलब उनके पेरेंट्स से फर्दर आगे जो डिफरेंट जो है वो 13 फिंचेस वो इवॉल्व हो गई थी। एंड द स्टडी ऑफ बायोजियोग्राफी सपोर्ट द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन as it is found that close related species are usually found in the closed physical proximity to one another, and the fossil from these regions resemble modern species, and this suggests that the species share a common lineage। मतलब उनके वही बात बार बार रिपीट हो रही है कि उनके बच्चे जो एंसेस्टर होंगे वो सेम होंगे। एविडेंस फ्रॉम द प्लेंटोलॉजी की बात करें बच्चे, प्लेंटोलॉजी हम किसे बोलते हैं? प्लेंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डिस्कवरी, आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द फॉसिल्स। और इसके अंदर बच्चे ये जो फॉसिल रिकॉर्ड होता है फॉसिल, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एविडेंस इन फेवर ऑफ एवोल्यूशन, एंड इट प्रोवाइड्स अ विजुअल रिकॉर्ड इन कंप्लीट सीरीज शोइंग द एवोल्यूशन ऑफ द स्पीशीज। बच्चे तो फर्स्ट बात करते हैं ओल्डेस्ट नॉन फॉसिल। तो वो जो ओल्डेस्ट नॉन फॉसिल है बच्चे वो प्रोकैरियोट्स हैं। जैसे हमने वो पढ़ा भी था कि प्रोकैरियोट्स से आगे फिर यूकैरियोट्स इवॉल्व हुए हैं, तो फिर सबसे जो ओल्ड फॉसिल रिकॉर्ड होंगे वो किसके होंगे, वो प्रोकैरियोट्स के होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्टिब्रेट फॉसिल के। एक क्रोनोलॉजिकल मतलब एक सीक्वेंस के साथ बच्चे जो वर्टिब्रेट्स हैं वो भी आगे क्या हुए हैं, इवॉल्व हुए हैं। उनके फॉसिल रिकॉर्ड ये बताता है। फर्स्ट क्या मौजूद बच्चे जो हैं वो फॉसिल फिशेज आर द अर्लीस्ट वर्टिब्रेट में सबसे पहले कौन सी आई हैं, फिशेज। उन फिशेज के बाद बच्चे एम्फीबियन के बाद रेप्टाइल्स, और फिर रेप्टाइल से मैमल्स और बर्ड्स हैं। एंड दिस सीक्वेंस इज कंसिस्टेंट विद द complexity of their organ system. Sometimes the fossil record allow us to trace the history of one particular organism. For example, modern day horse। और बच्चे ये जो लिखा हुआ है ना एक्वस, ये EQWS, ये इनके बच्चे जीनस का नाम है। अब देखें शुरू के अंदर जो अर्लीस्ट जो हॉर्स थे बच्चे उनके 4 टूज होते थे, बाद में 4 2 से रिड्यूस होकर बच्चे 3 हो गए, और फिर 3 से आजकल जो मॉडर्न होते हैं उनके अंदर जस्ट 1 2 होता है। और बच्चे वो एंड्स किसके अंदर करता है, हूफ, वो खुर के अंदर, मतलब वो आगे क्या करता है, वो लीड करता है, एंड होता है। एंड द एविडेंस ऑफ द फॉसिल रिकॉर्ड सपोर्ट्स द कॉमन डिसेंट हाइपोथेसिस। अब बच्चे यहाँ पे बात करते हैं आर्चियोप्टेरस की। आर्चियोप्टेरस, अब आर्चियो का मतलब क्या है, ओल्ड, एंड प्टेरक्स का मतलब क्या है, विंग। Archaeopteryx is a fossil bird and it was discovered in 1861 in the Bavaria, Germany. And this bird has lived 150 million years ago. And unlike the modern birds, Archaeopteryx had teeth and a long tail having 20 vertebrae. And wings containing the movable fingers with claws. And all these characteristics show लिंक विद द रेप्टाइल। अब बच्चे चूँकि मैमल्स और बर्ड्स ये दोनों कहाँ से इवॉल्व हुए हैं, इवॉल्व हुए हैं रेप्टाइल से।
तो देखें जो अर्ली बर्ड्स थे उनके अंदर जो करेक्टरिस्टिक थी वो उनकी रेप्टाइल से मिलती जुलती थी, मतलब वो कहाँ से इवॉल्व हुए हैं, वो रेप्टाइल से इवॉल्व हुए हैं और जिनके अंदर सारी करेक्टरिस्टिक उनके अंदर मौजूद थे। सो साइंटिस्ट बिलीव दैट आर्चियोप्टेरिक्स इज अ गुड एविडेंस ऑफ एन एवोल्यूशनरी पाथवे लीडिंग फ्रॉम रेप्टाइल टू बर्ड्स। नेक्स्ट बच्चे हम बात करते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन की। वेस्टिजियल ऑर्गन आपको बताया था कि ये हमारे पास बच्चे वो ऑर्गन्स होते हैं जिनका जो है वो एंसेस्टर के अंदर ये प्रॉपर अपना फंक्शन परफॉर्म करते थे, लेकिन फर्दर आगे जनरेशन टू जनरेशन ये रिड्यूस होते गए। अब ये मौजूद हैं लेकिन ये अपना कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करते। और बच्चे ये जो वेस्टीज होते हैं, दीज आर द रिट्रोग्रेसिव ऑर्गन्स विच वर वेल डिवेलप्ड एंड फंक्शनल इन देयर एंसेस्टर, लेकिन अब जनरेशन टू जनरेशन ये क्या हो चुके हैं, ये रिड्यूस्ड हो चुके हैं, अब इनका कोई जो है वो यूज़ नहीं होता। एग्जाम्पल की बच्चे बात करें तो बच्चे वेल्स और स्नेक्स pelvic bones are present in the reduced form, though both have no hind legs for the attachment of these। कि अब जो मॉडर्न बच्चे जो हैं, ये स्नेक्स हैं, वेल्स हैं, उनके अंदर पेल्विक बोन तो मौजूद हैं, वो वेस्टिजियल ऑर्गन, लेकिन वो जो बोन्स हैं वो मसल को अटैचमेंट या उनके साथ हाइंड लिंग्स वो अटैच नहीं है। इसके बाद बात करें विंग्स ऑफ कीवी एंड ऑस्ट्रिच, दे आर रिड्यूस्ड एंड सर्व नो यूजफुल फंक्शन। दिस प्रूव दैट दीज फ्लाइटलेस बर्ड्स हैव डिसेंडेड फ्रॉम द बर्ड्स विद डेवलप्ड विंग्स। मतलब इनके जो विंग्स थे, आप चूँकि ये तो फ्लाइटलेस हैं, ये विंग्स को ऑस्ट्रिच और कीवी यूज़ नहीं करते, लेकिन इनके जो एंसेस्टर थे उनके अंदर प्रॉपर विंग्स और विंग्स को यूज़ भी करते थे। इस तरह बात करते हैं स्प्लिंट बोन्स ऑफ द फुट ऑफ हॉर्स आर द रेमिनेंट्स ऑफ देयर टूज, एंड पाइथन स्नेक्स हैज़ टीनी bony structure beneath the skin which are the remains of the ancestral hind limb। मतलब ये डिफरेंट वेस्टिजियल ऑर्गन की एग्जांपल दी गई है। अब बच्चे हम बात करते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन इन द मैन, और फर्स्ट हम बात करते हैं कोकस जिसे हम टेल बोन बोलते हैं। अब बच्चे ये अब ह्यूमंस के अंदर मतलब मैन के अंदर ये क्या हो गई बच्चे, ये रिड्यूस हो चुकी है। इस तरह वर्मी फॉक्स अपेंडिक्स की बात करें तो ये फिंगर लाइक बच्चे ये प्रोजेक्शन होती है जो सीकम से निकली होती है, अब बच्चे ये भी रिड्यूस हो चुकी है। इसका कोई हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर इसका कोई फंक्शन नहीं है, लेकिन जो मैमल से जो ग्रेजिंग मैमल थे उनके अंदर बच्चे इसका फंक्शन होता है, क्योंकि इसके अंदर सेलुलेज एंजाइम होता है जो सेलुलोज की डाइजेशन करवाता है। इस तरह बच्चे हम बात करें निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन की बात करें तो बर्ड के अंदर वो बच्चे फुली डेवलप्ड होता है, उसका काम क्या होता है कि आई बाल को क्लीन करना, लेकिन ह्यूमन के अंदर वो क्या होती है, हाईली रिड्यूस्ड एंड फोल्डेड परफॉर्मिंग नो फंक्शन। इस तरह बच्चे एयर मसल की बात करें तो डॉग्स के अंदर जो एयर मसल और हॉर्स के अंदर बच्चे वो फुली डेवलप्ड होते हैं, उनका मूव क्या होता है कि वो पिन्ना को मूव करवाते हैं और वो जिस तरफ से साउंड आ रहा है ना डायरेक्शन, उस डायरेक्शन को वो डिटेक्ट करते हैं। अब ह्यूमन के अंदर वही एयर बच्चे रिड्यूस हो चुके हैं और वो डिटेक्शन का काम नहीं करते। इस तरह विजडम टीथ की बात करें तो बच्चे वो भी वेस्टिजियल हैं, थर्ड मोलर जिन्हें बोलते हैं ह्यूमंस के अंदर, हालांकि एंसेस्टर के अंदर वो यूज़ होते थे किसके लिए, प्लांट टिश्यू को ग्राइंड करने के लिए, उनकी डाइजेशन के लिए। एंड वेस्टिज एक्सप्लेन दैट नेचुरल सिलेक्शन अकाउंट्स फॉर द एलिमिनेशन स्ट्रक्चर दैट आर नो लॉन्गर नीडेड बाय एन ऑर्गेनिज्म एक्सप्लॉइटिंग अ डिफरेंट वे ऑफ, मतलब जिनकी ज़रूरत नहीं है वो क्या हो चुके हैं, वो रिड्यूस हो चुके हैं। नेक्स्ट हम बच्चे बात करते हैं एविडेंस फ्राम द बायोकेमिस्ट्री। अब बच्चे लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट सिमिलैरिटी इन द बायोकेमिस्ट्री, उनके प्रोटोप्लाज्म के अंदर बच्चे डीएनए आरएनए उनकी जो कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज़ वो ऑलमोस्ट क्या होती हैं, सेम होती हैं, उनका स्ट्रक्चर और फंक्शन भी ऑलमोस्ट क्या होता है, सेम होता है। इस तरह प्रोटीन की सिंथेसिस की बात करें तो वो भी ऑलमोस्ट सेम होती है। एटीपी की बात करें जो बच्चे एनर्जी करंट सेल तो वो भी ऑलमोस्ट आपके अंदर क्या होती है, सेम होती है। इस तरह ब्लड सीरम कि बच्चे बात करें उनके अंदर स्पेसिफिक प्रोटीन होती हैं विच डिटरमाइन द एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। फॉर एग्जांपल टेस्ट ऑफ ब्लड सीरा हैव शोन द प्रोटीन रिलेशनशिप बिटवीन द मैन एंड एप्स, old world monkey and the new world monkey, and the blood proteins of the carnivore like cats, dogs and bears are closely related and those of herbivores like goat, goat, sheep and deer resemble। मतलब इनके जो बच्चे प्रोटीन्स हैं वो भी आपस में क्या करती हैं, वो भी रिजेंबलेंस रखती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डोमेस्टिकेशन ऑफ बच्चे किसे बोलते हैं, आर्टिफिशियल सिलेक्शन इन द ब्रीडिंग प्रोवाइड्स द एविडेंस फॉर द एवोल्यूशन। मतलब हम ऑलरेडी बढ़ भी चुके हैं कि आर्टिफिशियल सिलेक्शन के अंदर तो क्या होता है कि वो जो बच्चे ब्रीडर्स होते हैं वो जो होते हैं वो स्पेसिफिक जो ट्रेड्स के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी आपस में मीटिंग करवाते हैं और आगे जो उनके डिज़ायर्ड जो ट्रेड्स वाले वो जनरेट करवाते हैं। और अगर हम यहाँ पर बात करें एवोल्यूशन के अंदर तो वास्ट मेजोरिटी हैव बीन अचीव्ड इन डोमेस्टिक डॉग्स एंड पिजन्स बाय द आर्टिफिशियल सिलेक्टिव ब्रीडिंग प्रोसीजर ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बाय द मैन, एंड दिस इज द एविडेंस दैट एवोल्यूशन इज पॉसिबल। नेक्स्ट बच्चे हम बात करते हैं एविडेंस फ्रॉम द क्लासिफिकेशन। अब बच्चे टैक्सोनॉमी हम किसे बोलते हैं, इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वेरियस ऑर्गेनिजम्स शोइंग रिजेंबलेंस हैव बीन क्लासिफाइड एंड पुट इनटू ग्रुप्स एंड सब। मतलब जिनकी करैक्टरिस्टिक सेम होंगी उनको हम सेम ग्रुप और सब ग्रुप के अंदर रखते हैं। मतलब अगर एक जैसे जो बच्चे जीनस होंगे उनको हम किस के अंदर रखेंगे, एक ही फैमिली के अंदर। एक जैसी फैमिली होंगी उनको ऑर्डर के अंदर, और एक जैसे ऑर्डर को क्लास के अंदर, और एक जैसी क्लास को हम फाइलम के अंदर रखते हैं। और अगर हम बात करें बच्चे फाइलम कॉर्डेटा की बात करें तो फाइलम कॉर्डेटा के अंदर जितने भी मेम्बर्स होंगे उन बच्चे उनकी एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर, एम्ब्रियोनिक स्टेज पे उन सब के अंदर नोटोकॉर्ड भी होगा, नर्व कॉर्ड भी होगा और बच्चे साथ उनके अंदर गिल्स भी मौजूद हों।
and these resemblance in different group of chordates like fishes, amphibian, reptile, birds and mammal can be assumed because of their common ancestor in the past. अब चूंकि इधर ये सारे इन सब chordates के अंदर एम्ब्रियोनिक स्टेज के ऊपर मतलब ये सारी नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड, गिल सब में प्रेजेंट है, तो मतलब क्या हुआ कि इनका एंसेस्टर क्या है बच्चे, वो सेम। नेक्स्ट बच्चे मॉलिकुलर बायोलॉजी की बात करें, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग स्पीशीज आर रिफ्लेक्टेड इन देयर डीएनए एंड प्रोटीन इन द जीन एंड जीन प्रोडक्ट। अब बच्चे अगर दो स्पीशीज के अंदर जीन्स या प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड का सीक्वेंस अगर वो क्लोजली मैच है तो मीन उनका एंसेस्टर क्या है, सेम है। फॉर एग्जाम्पल अ कॉमन जेनेटिक कोड ब्रिंग्स एविडेंस दैट आल लाइफ इज रिलेटेड। इस तरह बच्चे नेक्स्ट हम मॉलिकुलर बायोलॉजी की बात करें, इट हैज़ प्रोवाइडेड स्ट्रॉन्ग एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ एवोल्यूशन एज द बेसिस फॉर द यूनिटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। इसमें बच्चे अगर हम बात करते हैं ह्यूमन्स और बैक्टीरिया की बात करते हैं तो उनके अंदर बच्चे कुछ प्रोटीन्स कॉमन होती हैं, जैसे हम साइटोक्रोम सी और ए की बात करें बच्चे जो कि इलेक्ट्रॉन कैरियर के तौर पर काम करती हैं, रेस्पिरेटरी प्रोटीन्स हैं, तो बच्चे ये सारे के सारे जो एरोबिक जितने भी स्पीशीज होती हैं सब के अंदर ये प्रोटीन्स पाई जाती हैं। एम्ब्रियोलॉजी के बच्चे बात करें, क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म गो थ्रू सिमिलर स्टेजेस इन देयर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। कि एम्ब्रियोनिक अगर जो क्लोजली होंगे तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के अंदर वो सेम स्टेज से गुजरेंगे। फॉर एग्जाम्पल बच्चे जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उन वर्टिब्रेट्स के जो एम्ब्रियो होते हैं वो एक ऐसी स्टेज के अंदर गुजरते हैं जिनके अंदर सब के अंदर क्या होती हैं, गिल पाउचेज ऑन द आइदर साइड ऑफ द थ्रोट। अब सब की एम्ब्रियोनिक स्टेज के ऊपर चूँकि ये गिल पाउचेज मौजूद होते हैं, मीन साहब के अंदर वो जो सिमिलैरिटीज़ हैं वो मौजूद हैं। किन किन के दरमियान, फिशेज, फ्रॉग, स्नेक, बर्ड्स, ह्यूमन्स एंड ऑल अदर वर्टिब्रेट्स आर मच मोर अपेरेंट दैन द डिफ। मतलब उनके अंदर ये गिल पाउचेज एम्ब्रियोनिक स्टेज पर सब के अंदर बच्चे होते हैं, लेकिन उसके बाद जब उनकी फर्दर आगे डेवलपमेंट होनी है तो फिर आगे बच्चे जो वो उनके अंदर डाइवर्जेंस आ जाती है। मीन कि अब ये जो गिल पाउचेज हैं, अगर फिशेज की बात करेंगे तो वहाँ पे जो गिल पाउचेज हैं उन्होंने आगे डेवलप होकर बच्चे किस में कन्वर्ट हो जाना है, गिल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाना है। इस तरह अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो बच्चे हमारे अंदर वो जो गिल पाउचेज हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, यूस्ट्रिचियन ट्यूब में, दैट कनेक्ट्स द मिड एयर विद द थ्रॉट इन द ह्यूमन। कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी कैन ऑफन इस्टेब्लिश होमोलॉजी अमंग द स्ट्रक्चर। बच्चे होमोलॉजी स्ट्रक्चर बच्चे वो होते हैं कि जिनका स्ट्रक्चर सेम होता है लेकिन उनका फंक्शन आगे क्या होता है, डिफरेंट होता है। इस तरह जो गिल पाउचेज हैं मतलब वो स्ट्रक्चरली सब के अंदर क्या थे, सेम थे, लेकिन उनका आगे फंक्शन वो क्या था, वो डिफरेंट था। यहाँ पे बच्चे हम नेक्स्ट इनको आगे यहाँ पर ये डिटेल से भी देखेंगे जो हमारे पास होमोलोगस और एनालोगस को। ये देखें हमारे पास होमोलोगस आर्गन बच्चे हमारे पास वो आर्गन होते हैं हाँ जी कि जिन वो जो स्ट्रक्चरली सेम होते हैं लेकिन उनका फंक्शन क्या होता है, डिफरेंट होता है। लेकिन एनालोगस की बात करेंगे तो जो एनालोगस होते हैं बच्चे उनका फंक्शन सेम होता है लेकिन उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। तो अगर हम इस तरह बच्चे वहाँ पे गिल पाउचेज की बात करें तो मतलब वो जो स्ट्रक्चरली हैं वो सब सेम है लेकिन अगर उनका फंक्शन क्या है वो डिफरेंट है तो वो होमोलोग के अंदर आ जाए। नेक्स्ट बच्चे हम बात करते हैं एम्ब्रियोलॉजिस्ट कार्ल वॉन बेयर। ही वॉज द फर्स्ट टू कंसिडर द फैक्ट दैट नो मैटर हाउ great adult vertebrates may differ from each other in the structure and habitat, their embryos resemblance one another and provides evidence of the evolution। कि वो जितने ही एक दूसरे से मुख्तलिफ क्यों ना लेकिन एम्ब्रियोनिक स्टेज के ऊपर बच्चे एक दूसरे से क्या रखते हैं, रिजेंबलेंस रखते हैं। ऑल मल्टीसेलुलर एनिमल्स बिगेन देयर लाइफ एज यूनिसेलुलर फर्टिलाइज एग और जाइगोट, फिर उसी जाइगोट के अंदर बच्चे जो हैं वो फर्दर उसके अंदर सेल डिवीजन होती हैं, उसके बाद ब्लास्टुला बनता है और ब्लास्टुला के बाद गैस्ट्रूला बनता है। और ये जो सारी की सारी ये जो स्टेजेस हैं ये ऑलमोस्ट जितने भी मेटाजोन्स हैं जिसके अंदर ह्यूमन भी मैन भी इंक्लूडेड बच्चे सब के अंदर ये डेवलपमेंट क्या होती है, सेम होती है। इस तरह फ्रॉग के अंदर बात करें तो उसके अंदर बच्चे टेडपोल लार्वा बनता है और बच्चे फिशेज तो उनके अंदर भी टेडपोल बनता है, सब के अंदर क्या है, रिजेंबलेंस है। हैकल की बात करें, ही वॉज इम्प्रेस्ड बाय द स्ट्राइकिंग सिमिलरिटी दैट एग्जिस्ट बिटवीन द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ हायर ऑर्गेनिज्म एंड एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ द रेस एंड ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग इट्स डेवलपमेंट रिपीट इट्स एंसेस्ट्रल हिस्ट्री। मतलब वही कि एम्ब्रियोनिक स्टेज के ऊपर बच्चे उसने अपनी एंसेस्ट्रल हिस्ट्री को रिपीट करना। जैसे मतलब वही बात कि जब भी एम्ब्रियोनिक स्टेज के ऊपर अगर सब के अंदर क्या बनेगी, पहले गिल पाउचेज बनेगी। एंड रिकैपिटुलेशन थ्योरी ऑफ वेन बेयर एंड बायोजेनेटिक लॉ ऑफ हैकल स्टेट दैट ऑन्टोजेनी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल रिकैपिटुलेट मतलब क्या कि बार बार रिपीट होना। फाइलोजेनी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ द रेस आर इन डेवलपमेंट, ईच इंडिविजुअल tends to cling to its own family tree। नेक्स्ट बच्चे हम बात करें एविडेंस फ्रॉम द कंपैरेटिव एनाटॉमी। एनाटॉमिकल सिमिलरिटीज बिटवीन स्पीशीज ग्रुप्ड इन द सेम टैक्सोनॉमिक कैटेगरी ब्रिंग अनदर सपोर्ट टू द थ्योरी ऑफ द डिसेंट विद द मॉड। वही डिसेंट विद द मॉडिफिकेशन के जो एंसेस्टर होंगे वो उनका कॉमन होगा लेकिन आगे उनके जो स्पीशीज होंगी उनके अंदर क्या आगे वेरिएशन आती है। फॉर एग्जाम्पल द सेम स्केलेटल एलिमेंट मेक अप द फोर। बच्चे देखें अगर हम ह्यूमंस के फोर लिम्स की बात करें, कैट्स, वेल्स, बैट्स, उनके स्ट्रक्चर साहब का क्या होता है, सेम, लेकिन उनका फंक्शन क्या होता है वो डिफरेंट होता है। और इन स्ट्रक्चर्स को बच्चे हम क्या बोलते हैं, इनको हम होमोलोगस स्ट्रक्चर बोलते हैं। द बेसिक सिमिलरिटी ऑफ दीज
फोर लिम्ब इज़ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द मेमल्स फ्रॉम अ कॉमन। अब उनका स्ट्रक्चर सिमिलर क्यों है? क्योंकि उनका एंसेस्टर बच्चे क्या है? कॉमन है। लेकिन आगे उनके अंदर फिर वो वेरिएशन आती गई है, फिर उनके जो फंक्शन है मतलब वो डिफरेंट होते गए हैं, तो उसके क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंट फंक्शन। फॉर एग्जांपल एमिस, विंग्स, फ्लिपर्स, फोर लिम्ब, मतलब ये डिफरेंट मैमल के अंदर फिर वो जो थे ना फोर लिम्ब, वो बच्चे डिफरेंट आगे फिर स्ट्रक्चर के अंदर क्या हो गए बच्चे? वो आगे चेंज हो गए। तो मतलब यहाँ पर क्या है? ये इसको डाइवर्जेंट एवोल्यूशन बोलते हैं। और ऐसे करेक्टरिस्टिक बच्चे कि जिनका स्ट्रक्चर सेम हो, फंक्शन डिफरेंट हो, उनको हम होमोलोगस स्ट्रक्चर बोलते हैं। फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? होमोलोगस बोलते हैं। एंड सच एनाटॉमिकल साइंस ऑफ द एवोल्यूशन आर कॉल्ड द होमोलोगस स्ट्रक्चर। नेक्स्ट बच्चे हम बात करते हैं होमोलोगस ऑर्गन के बच्चे। वही फिर आ गया होमोलोगस ऑर्गन के बॉडी के वो पार्ट्स होते हैं कि जो स्ट्रक्चरली सेम होते हैं लेकिन इनका फंक्शन क्या होता है? डिफरेंट होता है, और इनको बच्चे होमोलोगस स्ट्रक्चर बोलते हैं। और इस सिमिलरिटी को हम क्या बोलते हैं? होमोलोगी बोलते हैं। अब स्ट्रक्चर सेम है, जब फंक्शन आगे डिफरेंट होगा तो उसकी वजह से बच्चे क्या आती है? डाइवर्जेंट एवोल्यूशन आती है। अब इसमें एग्जाम्पल बच्चे को दी गई है फ्लावर्स की। अब बच्चे सारे फ्लावर्स क्या होते हैं? दे ऑल आर सेम। वो बनते किससे हैं? लीव से, लेकिन आगे फिर उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है, लेकिन आगे उनके फंक्शन क्या होते हैं? वो डिफरेंट है। सिमिलरली द लिम्ब बोन पैटर्न ऑफ ऑल टेट्रापोड्स फ्रॉम एम्फीबियन टू मैमल हैज़ द सेम स्ट्रक्चर प्लान एंड इट इज़ कॉल्ड द पेंटाडक्टाइल लिम्ब एंड वर्टिब्रेट। लेकिन आगे फिर बच्चे उनके जो फंक्शन होंगे वो डिफरेंट होंगे। कुछ उन लिम्स को यूज़ करते हैं फ्लाइट्स के लिए, कुछ स्विमिंग के लिए, कुछ रनिंग के लिए, कुछ लिम्बिंग के लिए। तो मीन वही बात अगेन बच्चे के स्ट्रक्चर सेम है लेकिन फंक्शन आगे क्या होगा? वो डिफरेंट होगा। ये देखें, ये ह्यूमन्स के 4 लिम्ब हैं, कैट, वेल और बैट। साहब का स्ट्रक्चर सेम है लेकिन आगे फंक्शन के क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। इस तरह बच्चे एनालॉगस की बात करें तो एनालॉगस इसको उल्ट कर देना है उन्हें कि जिनका फंक्शन सेम होगा लेकिन उनका स्ट्रक्चर क्या होगा? डिफरेंट होगा। उनका हम एनालॉगस ऑर्गन्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल विंग्स ऑफ द बर्ड्स एंड बटरफ्लाई, हालांकि उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है लेकिन फंक्शन क्या है? कि फ्लैपिंग करनी है, मतलब उनको उड़ने के अंदर क्या करनी है? वो मदद करनी है। तो अब एनालॉगस स्ट्रक्चर से हमें ये वजह पता चलता है कि उन दोनों के जो एंसेस्टर हैं वो सेम नहीं हैं, उनके एंसेस्टर क्या हैं? वो डिफरेंट है। और उसके अलावा बच्चे दिस पैटर्न ऑफ एवोल्यूशन इन अ डिफरेंट स्पीशीज हैव बीन इवॉल्व फ्रॉम डिफरेंट एंसेस्टर। फ्रॉम डिफरेंट एंसेस्टर एट अ कॉमन हैबिटेट एंड इट इज़ नोन एज द कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। बच्चे जो होमोलोगस होते हैं ना, होमोलोगस ऑर्गन, उनके अंदर हम बात करते हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन की। और एनालोगस के अंदर किसकी बात करेंगे? डाइवर्ज का मतलब होता है फैल जाना और कन्वर्ज का मतलब होता है इकट्ठे हो जाना, क्योंकि यहाँ पे उनका स्ट्रक्चर बच्चे वो डिफरेंट है लेकिन फंक्शन का सबका क्या हो गया? एक जैसा हो गया, तो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन बोलेंगे। अब बच्चे यहाँ पर ये देखें, ये डायग्राम देखें, ये बर्ड्स और बैट, ये उनके बच्चे विंग्स हैं। हालांकि इनका स्ट्रक्चर क्या है? डिफरेंट है, लेकिन दोनों का फंक्शन क्या होता है? वो सेम होता है। यहाँ बच्चे अगेन वही बताया गया कि होमोलोगस ऑर्गन कौन से होंगे? जिनका स्ट्रक्चर सेम होगा, फंक्शन डिफरेंट होगा। फॉर एग्जांपल 4 लिम्ब ऑफ मैन, बैट, हॉर्स, वेल, और इसको डाइवर्जेंट एवोल्यूशन के अंदर आ जाएंगे। और एनालोगस ऑर्गन की बात करेंगे तो बच्चे उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा लेकिन उनका फंक्शन सेम होगा। फॉर एग्जांपल विंग्स ऑफ बैट, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स, एंड दीज आर एग्जांपल ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। बच्चे नेक्स्ट हम बात करते हैं हार्डी वेनबर्ग थ्योरम। ये जो हार्डी वेनबर्ग जो थ्योरम है, इट इज़ डिस्क्राइब्ड बाय द 2 साइंटिस्ट who ड्राइव द प्रिंसिपल इंडिपेंडेंटली इन 1908। और बच्चे एक का नाम मतलब हार्डी था और एक का नाम क्या था? वेनबर्ग था। और उन्होंने किस चीज़ को डिस्क्राइब किया था? कि द फ्रीक्वेंसीज ऑफ जीनोटाइप ऑफ नॉन इन्वॉल्विंग पॉपुलेशन। मतलब बच्चे इन्होंने मेन कहा था कि उनकी जो जीन के जो होती है ना, अलील की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या रहती है? वो कांस्टेंट रहती है। ही स्टेट्स दैट it states that the frequency of alleles and genotypes in a population gene pool remain constant। वो उस वक्त तक कांस्टेंट रहेंगी अगर वहाँ पर कोई किसी किस्म की म्यूटेशन नहीं आती। अगर म्यूटेशन आएगी या डिफरेंट टाइप में फैक्टर पड़ेंगे तो उनकी वजह से वो जो अलील्स की वो जो फ्रीक्वेंसी होगी, जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी वो चेंज हो जाएगी। अगर वहाँ पर कोई किसी किस्म की म्यूटेशन नहीं आती है तो फिर वहाँ पर बच्चे जो है वो फ्रीक्वेंसी वो चेंज नहीं होगी। एंड अ जनरल फार्मूला कॉल्ड हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन इज यूज फॉर कैलकुलेटिंग द फ्रीक्वेंसीज ऑफ अलील्स एंड जीनोटाइप इन अ पॉपुलेशन एट इक्विलिब्रियम। अब बच्चे हमें पता है कि अगर एक जीन्स है उसके मल्टीपल अलील्स भी हो सकते हैं, लेकिन एट द वन टाइम उसके लोकस के ऊपर बच्चे उस जीन के 2 ही अलील मौजूद होंगे। अब हम यहाँ पर बच्चे उनको सपोज करेंगे कि हमारे पास जो एक अलील है उसको हम पी से डिनोट कर रहे हैं और दूसरे अलील को हम क्यू से डिनोट कर रहे हैं। अब अगर वो वाइल्ड फ्लावर प्लांट्स हैं, मतलब पी जो है अगर वो डोमिनेंट अलील है तो बच्चे उसकी हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी वो कितनी आएगी? 0.8। और इसी तरह जो क्यू होगी उसकी कितनी होगी? 0.2। क्यों? क्योंकि जब दोनों को सम करेंगे फिर आंसर हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। तो मतलब इस फार्मूला के ज़रिए बच्चे जो हैं हम
अगर हमें एक की फ्रीक्वेंसी का पता हो तो दूसरे की फ्रीक्वेंसी हम जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह हम जीनोटाइप की बात करें तो बच्चे हमें पता है कि जब जाइगोट बनता है तो उस वक्त जो एलील्स होते हैं आपस में कंबाइन होते हैं। अब इसमें दो पॉसिबिलिटी है कि अगर या हमारे पास वो डोमिनेंट एलील से मिल जाएगा, या रिसेसिव वाला रिसेसिव से मिल जाएगा, या हमारे पास जो है वो डोमिनेंट रिसेसिव में। ये भी होमोजाइगस है, होमोजाइगस, और ये हमारे पास क्या है, हेटेरोजाइगस। अब इनके बच्चे हमने फ्रीक्वेंसी, जो जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी बात कर रहे हैं। एलील की फ्रीक्वेंसी हमने ऑलरेडी मालूम कर ली। हमने इसमें क्या कहा था कि जो कैपिटल ए है उसकी इतनी आई थी 0.8, और वो डोमिनेंट था उसको हम पी से डिनोट कर रहे थे। जो स्मॉल ए था वो रिसेसिव था, उसकी फ्रीक्वेंसी अलील की इतनी आ रही थी 0.2, उसको हम क्यू से डिनोट कर। ये तो अलील की थी। अब हम बात करने जा रहे हैं जीनोटाइप की। तो जीनोटाइप मैंने 3 बनाई है बच्चे, होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव एंड हेटेरोजाइगस। अब इसकी हमने फ्रीक्वेंसी कैसे मालूम करनी है, इसके अकॉर्डिंग बच्चे देखें, अगर उसकी जीनोटाइप कैपिटल ए होगी तो हम ये भी पी है, ये भी पी है, तो हम पी का स्केयर ले लेंगे। पी कितना था 0.8 का स्केयर लेंगे तो आंसर कितना रहेगा 0.64। 0.64। इस तरह अगर हम बात करते हैं होमोजाइगस रिसेसिव की, स्मॉल है तो इसके लिए बच्चे क्यू क्या बन जाएगा, स्केयर। क्यू का स्केयर कैसे लेंगे, 0.2 का स्केयर लेने तो क्या आंसर आ जाएगा 0.04। अब बात करते हैं हेटेरोजाइगस कंडीशन की, कैपिटल ए स्मॉल है तो उसके लिए ना फार्मूला क्या देता था, 2pq। अब पी कितना 0.8, क्यू कितना 0.2, 0.8 0.2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 0.32। और फिर भी इनका जो सम होगा वो ऑलमोस्ट 1 के इक्वल होगा। फिर इस फार्मूला के जरिए बच्चे हैं जहाँ हम उनकी जो जीनोटाइप की जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट बच्चे हम फैक्टर की बात करते हैं कि जो फैक्टर जो जिन की फ्रीक्वेंसी को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट इसमें हमारे पास बच्चे म्यूटेशन आ जाता है। द म्यूटेशन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल चेंजेस। अगर बच्चे इंडिविजुअल म्यूटेशन होंगी, अगर उनके मतलब कि जर्म सेल के अंदर अगर म्यूटेशन होंगी तो फिर आगे एवोल्यूशन होने के चांस ज़्यादा होंगे। लेकिन चूंकि ये म्यूटेशन बहुत कम होती हैं तो इस वजह से अलग जो म्यूटेशन होती है ये एलील की फ्रीक्वेंसी को इतना ज़्यादा चेंज नहीं करती। बच्चे माइग्रेशन की बात करें, माइग्रेशन किसे बोलते हैं कि इंडिविजुअल की पॉपुलेशन जो होती है उसके इंडिविजुअल का एक पॉपुलेशन से दूसरे पॉपुलेशन मूव करके जाना। मतलब जो इंडिविजुअल्स होते हैं ना वो एक पॉपुलेशन से दूसरी पॉपुलेशन मूव करके जाते हैं। अब इसमें हमारे पास ना 2 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। एक हम बोलते हैं एमिग्रेशन। बच्चे एमिग्रेशन का मतलब होता है कि जब कोई बाहर से कोई इंडिविजुअल जो है वो दूसरी पॉपुलेशन के अंदर आया है। और इमिग्रेशन को हम किसे बोलते हैं कि जब हमारे पास इट इज़ अ मूवमेंट ऑफ फॉरेन इंडिविजुअल इनटू द पॉपुलेशन। मतलब जब हमारे पास मैंने उल्ट बता दिया आपको। ये जो इमिग्रेशन होता है ई वाला, इसका मतलब होता है किसी पॉपुलेशन से इंडिविजुअल का आउट मूव कर जाना, वहाँ से चले जाना। जैसे बंदा यहाँ पाकिस्तान से कोई दुबई चला गया। और इस इमिग्रेशन का मतलब क्या होगा, जब बाहर से फॉरेन का बंदा पाकिस्तान के अंदर, मतलब दुबई से कोई बंदा पाकिस्तान में आ रहा तो उसके क्या बोलेंगे, इमिग्रेशन। अब जिसका रिजल्ट क्या होता है कि इसकी वजह से जो कुछ जो जीन्स होते हैं उनके लॉस होने के चांस होता है, जिसकी वजह से जिन की फ्रीक्वेंसी जो वो चेंज हो जाती है। नेक्स्ट बच्चे जेनेटिक ड्रिफ्ट की बात करें तो जेनेटिक ड्रिफ्ट के अंदर भी हमने कहा था कि इसके अंदर एलील की फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है लोकस के ऊपर, और ये बाई चांस होती है। अगर वो स्मॉल पॉपुलेशन होगी तो वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होगी, अगर वो लार्ज पॉपुलेशन होगी तो वो इससे अफेक्ट नहीं होगी। नेक्स्ट बच्चे फैक्टर की बात करें वो हमारे पास है नॉन रैंडम मेटिंग। अब बच्चे देखें, इंटरब्रीडिंग इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म। इट डजेंट अल्टर द अलील फ्रीक्वेंसी बट इट लेसन द प्रोपोर्शन ऑफ द हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल। अब अगर इन ब्रीडिंग होगी, इन ब्रीडिंग मीन कि अगर रैंडम ब्रीडिंग नहीं होती, जो सेम जो इंडिविजुअल हैं उनके दरमियान वो भी आपस में मेट करते रहते हैं, तो इसका इफेक्ट क्या होगा कि बच्चे वहाँ पर जो हैं वो होमोजाइगस जो इंडिविजुअल हैं वो ज़्यादा होंगे और जो हेटेरोजाइगस होंगे वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अगर ऐसी पॉसिबिलिटी हो जाएगी तो फिर बच्चे वो जो हार्डी वेनबर्ग जो प्रिंसिपल है वो भी फिर फॉलो नहीं होगा। और बच्चे लास्ट में बात करते हैं सिलेक्शन की। इसको तो ऑलरेडी हम दे चुके हैं कि बच्चे उनकी प्रोजेनी ज़्यादा होगी, लेकिन जो इन्वायरमेंट जिनको बच्चे सपोर्ट कर सकता है वो कम होंगे। तो सिर्फ वही वहाँ पर बच्चे इन्वायरमेंट के अंदर सर्वाइव करेंगे कि जो उस इन्वायरमेंट जिनके अंदर इनहेरिटेड करैक्टरिस्टिक होंगे वो उस इन्वायरमेंट का कर लेंगे, अडाप्ट कर लेंगे। अब ये सिलेक्शन जो बच्चे आर्टिफिशियल भी हो सकती है, नेचुरल भी हो सकती है। आर्टिफिशियल के अंदर बच्चे वो जो ब्रीडर्स होते हैं वो सिलेक्ट करते हैं कि कौन सी ट्रेड्स हमें लानी है, और नेचुरल सिलेक्शन के अंदर हमारा इन्वायरमेंट वो रोल प्ले करता है कि कौन से करैक्टरिस्टिक वाले इंडिविजुअल सर्वाइव करेंगे और कौन से नहीं सर्वाइव करेंगे। नेक्स्ट बच्चे हम जेनेटिक ड्रिफ्ट की बात करते हैं। जेनेटिक ड्रिफ्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जेनेटिक ड्रिफ्ट के अंदर एक्चुअली होता क्या कि बाई चांस जो एलील्स की बच्चे फ्रीक्वेंसी हो जाती है वो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, वो चेंज हो जाती है। अब इसमें ये हो सकता है कि कोई भी फ्रीक्वेंसी की जो एलील की फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है या वो बहुत कम हो जाती है। एंड द जीन्स ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन विल बी द जीन्स ऑफ द लकी इंडिविजुअल। अब ज़रूरी नहीं है कि वो जो आगे जीन्स जो एलील्स बच्चे ट्रांसफ़र हुए, जो आगे जो मतलब आगे जो जीन्स आगे गए हैं, ठीक है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो सारे के सारे जो इंडिविजुअल होंगे जिनके अंदर वो जीन्स जाएंगे वो सारे के सारे अच्छे होंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है। और उसके बच्चे अगर हमारे पास लार्ज पॉपुलेशन हो, स्मॉल पॉपुलेशन हो, दोनों के अंदर जेनेटिक ड्रिफ्ट हो सकता है, लेकिन अगर वो स्मॉल पॉपुलेशन होगी तो वो ज़्यादा अफेक्ट होगी, अगर लार्ज पॉपुलेशन होगी तो वो उसमें ज़्यादा अफेक्ट नहीं होगी। एंड वन एलील में बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द पॉपुलेशन बाई चांस
रिगार्डलेस ऑफ वेदर, मतलब जो एक अलील है वो बिल्कुल ही पॉपुलेशन से गायब हो सकता है। अब ज़रूरी नहीं है कि वो अलील मतलब इस पे डिपेंड नहीं करता कि वो बेनिफिशियल था, हार्मफुल था, या उसका पार्टिकुलर एडवांटेज था या नहीं था, इस पर डिपेंड नहीं करता। इस जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से वो अलील जो होता है वो एलिमिनेट हो सकता है, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो सकती है। अब अच्छे इसके दो इंपॉर्टेंट काज, एक बॉटलनेक इफेक्ट और एक हमारे पास फाउंडर इफेक्ट है। अब देखें बॉटलनेक इफेक्ट के अंदर क्या होता है कि द रिडक्शन ऑफ पॉपुलेशन साइज with some specific allele and genotype due to natural disaster is called the bottleneck effect। डिजास्टर मतलब बच्चे देखें अर्थक्वेक आया, फ्लड आए या फायर वगैरह आए, तो उसकी वजह से जो लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल हैं वो हमारे पास बच्चे जो हैं वो अफेक्ट हुए। अब उसकी वजह से फिर उस चेंजिंग एनवायरनमेंट के अंदर सिर्फ जो थोड़े से होंगे बच्चे वही सर्वाइव करेंगे। जब वो थोड़े से सर्वाइव करेंगे तो बच्चे वहाँ पर जो फिर जो फ्रीक्वेंसीज होंगी उनकी अलील की फ्रीक्वेंसी वो क्या हो जाएंगी, वो चेंज हो जाएंगी। जैसे देखें ये ओरिजिनल पॉपुलेशन थी, डिजास्टर आया, तो अब सिर्फ ये वाले जो हैं ये बच्चे क्या करेंगे, सर्वाइव करेंगे। नेक्स्ट नंबर बात करते हैं फाउंडर इफेक्ट की बात करते हैं। द फाउंडर इफेक्ट इज अ पार्टिकुलर एग्जांपल ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ रैंडम सैपलिंग। इट इज़ डिफाइंड एज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू पॉपुलेशन बाय अ फ्यू रीजनल फाउंडर्स विच कैरी ओनली अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल जेनेटिक वेरिएशन ऑफ द पेरेंट पॉपुलेशन। अब देखें बच्चे ये है पेरेंट पॉपुलेशन, यहाँ से ये इतना से जो पॉपुलेशन थी ये माइग्रेट करके इधर गए हैं, इसको बच्चे हम बोलेंगे फाउंडर्स पोर्शन बोलेंगे। मतलब ये हमारे पास जो है ना ये वाला पोर्शन, ये माइग्रेटरी, ये यहाँ से पेरेंट से क्या हो गए थे बच्चे, ये अलग हो गए थे। अब ये जो रीजनल फाउंडर्स हैं, अब बच्चे इनसे नेक्स्ट आगे जो न्यू पॉपुलेशन है ना वो आगे क्या होनी है, वो जनरेट होनी है। जब वो जो न्यू पॉपुलेशन बनेगी तो बच्चे उसके अंदर जो जेनेटिक वेरिएशन होगी वो बहुत ज़्यादा कम होगी, मीन उनके अंदर भी जो अलील की फ्रीक्वेंसी होगी वो चेंज हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।